सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है असम और डी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। और एक बात और मैं बता दूं आपको, बहुत जल्द आपको 100 क्वेश्चनों की ऑनलाइन वीडियो मिलेगी जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो तैयार हैं उसके लिए भी, और कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं उसमें। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बताइए जल्दी जल्दी। ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है असम, डी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, बी वाला आंसर इसका, ठीक है। इसका बी वाला आंसर सही है। यहाँ पर पता देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो है बड़ा लाचा भी हिमाचल प्रदेश में ही है और सिपकिला दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कबीर दास की भाषा थी। ए ऑप्शन है ब्रज भाषा, बी ऑप्शन है कन्नौजी, सी ऑप्शन है सदुक्कड़ी और डी ऑप्शन है खड़ी बोली। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कमेंट्स बॉक्स में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये। और वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और जो चैनल पर पहली बार वो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और देखिए वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें जिससे वो भी 50 क्वेश्चन रोज़ अटेंड कर सकें। उत्तराखंड के पेपर पर आधारित ये क्वेश्चन है जिसमें ऑल ओवर जी के हिंदी और उत्तराखंड के क्वेश्चन होते हैं। देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा आंसर सही हो जाएगा भाई? देखिए सी वाला। देखिए कबीर दास की जो भाषा थी वो सदुक्कड़ी भाषा थी, ठीक है। कौन सी भाषा थी भाई? सदुक्कड़ी भाषा थी। इसका सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? देखिए आपका उत्तराखंड का एग्ज़ाम होता है। उत्तराखंड के एग्ज़ाम में 5 रचनाएं आती हैं, 4 से 5 रचनाएं, जिसमें से 2 आपकी हिंदी से हो सकती हैं और 3 उत्तराखंड से हो सकती हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बताना है आपको। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कमेंट्स बॉक्स में। देखिए ए ऑप्शन है पद्माकर, बी ऑप्शन है भूषण, सी ऑप्शन है केशव दास और डी ऑप्शन है जगनिक। जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए भाई, और वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर भी करते रहें इसे, ठीक है। देखिए जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे इतने ज़्यादा आपके जो दोस्तों को मिल पाएंगे वीडियो। उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट चलता है ये, रोज़ आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा इसका भूषण, भारत भूषण, ठीक है। बी वाला आंसर इसका सही है। शिवा बावनी के लेखक कौन है? भूषण है, ठीक है, भारत भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सखी में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये और आ चुकी है एग्जाम में। सखी बे मुझसे कहकर जाते प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। सखी बे मुझसे कहकर जाते प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। ए ऑप्शन है अज्ञे, बी ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सी ऑप्शन है हरिओध, डी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। बताइए भाई जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। सखी बे मुझसे कहकर जाते पंक्ति के रचयिता कौन हैं? एक कुछ के जवाब भी आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्ति हैं, सखी बे मुझसे कहकर जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। ए ऑप्शन है भारत तेंदु हरिश्चंद्र, बी ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, बी ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, सी ऑप्शन है माखन लाल चतुर्वेदी, डी ऑप्शन है राम नरेश त्रिपाठी। जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। जवाब दीजिए भाई कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला, ठीक है। ये जो पंक्तियाँ हैं किसकी हैं? भारत तेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं, ठीक है। दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में आपको जवाब देना है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए में कौन सा अलंकार है, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स में जवाब देंगे सभी। तरनी तनुजा तट तमाल में कौन सा अलंकार है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। कमेंट्स बॉक्स में जवाब देंगे सभी, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झरना काव्य संग्रह
के रचनाकार हैं। देखिए झरना ये जो है काव्य संग्रह है, आपको बताना है झरना किसकी रचना है। ए ऑप्शन है सोहन लाल द्विवेदी, बी ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, डी ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान। जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए भाई, झरना के रचनाकार कौन है। देखिए जवाब भी आने शुरू हो गए हैं, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी। और जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑनलाइन क्लास चलती है, 9 बजे से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाती है। 50 क्वेश्चन होते हैं जो उत्तराखंड के एग्ज़ाम पर आधारित हैं और कई बार एग्ज़ाम में रिपीट भी हो चुके हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, झरना किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, मैं कौन सा अलंकार है। मोस्ट इंपोर्टेंट अलंकार है भाई। देखिए 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, मैं कौन सा अलंकार है। ए ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार, बी ऑप्शन है श्लेष अलंकार, सी ऑप्शन है यमक अलंकार और डी ऑप्शन है अनियुक्ति अलंकार। जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए भाई, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कौन सा अलंकार है। 3 बेर खाती थी वे 3 बार, सॉरी 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, 3 बेर खाती थी वो 3 बार खाती। देखिए ये देखिए 3 बेर, यहाँ पर बेर और बेर, ये 3 बेर और 3 बेर 2 बार आया है, लेकिन तीनों का दोनों बार का अर्थ क्या है, अलग अलग होता है। तो हमारा यमक अलंकार होता है जिसमें 2 शब्द आते हैं, जो 2 शब्द होते हैं वो सेम होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो इसमें 3 बेर का ये जो देखिए स्टार्टिंग में है 3 बेर खाती थी, इसका अर्थ अलग है। वे 3 बेर खाती है, इसका अर्थ अलग है। ठीक है, एक बार में क्या है इसकी 3 संख्या दर्शाता है और एक जगह क्या है 3 बेर दर्शाता है जो फल होते हैं। ठीक है, तो इसका सही वाला आंसर सी वाला है यमक अलंकार। देखिए इससे पीछे जो आया था हमारा तरिणी तनुजा तट तमाल में कौन सा अलंकार था, वो अनुप्रास अलंकार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानाई सो काफिर बेपीर। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानई सो काफिर बेपीर। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। देखिए भाई जल्दी जल्दी बताइए। ए ऑप्शन है यमक, बी ऑप्शन है रूपक, सी ऑप्शन है पुनरुक्ति और डी ऑप्शन है श्लेष अलंकार। जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जवाब भी आने शुरू हो गए भाई, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। देखिए इसमें पीर, जो पीर शब्द है, देखिए यहाँ पर पीर, देखिए शुरू में है कबीरा सोई पीर, यहाँ पर पीर का अर्थ है महान, महान पुरुष। ठीक है, यहाँ पर एक क्या है शुरू में देखिए कबीरा सोई पीर है, तो यहाँ पीर का अर्थ क्या आ गया, किसी महापुरुष की बात चल रही है। ठीक है, महापुरुष या सज्जन। ठीक है, जे जाने पर पीर, यहाँ देखिए यहाँ पर पीर का अर्थ क्या है, पीड़ा, दुख, दर्द। ठीक है, जे पर पीर न जनही, यहाँ पर भी देखिए तीसरी बार जब पीर आया है इसका अर्थ भी क्या होता है, दुख और पीड़ा होता है। ठीक है, सो काफिर बेपीर। तो देखिए इसमें क्या है, कौन सा अलंकार है, तो इसमें देखिए यमक अलंकार है। ठीक है, ये वाला आंसर इसका सही है, यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। ए ऑप्शन है 1953, बी ऑप्शन है 1950, सी ऑप्शन है 1948 और डी ऑप्शन है 1951। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई इसका, ये तो बहुत आसान है। देखिए योजना आयोग की अगर हम बात करें, योजना आयोग की जो स्थापना की गई थी वो 1950 में की गई थी भाई। योजना आयोग कब बना था हमारा, 1950 में बना था। और योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। क्या कर दिया गया भाई, नीति आयोग कर दिया गया है। कब, 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया भाई, 1 जनवरी 2015 से। ठीक है भाई, 1 जनवरी 2015 से क्या कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब देंगे भी कमेंट्स बॉक्स में। जवाब कुछ के सही आ रहे हैं, कुछ 1950 पे भी जा रहे हैं, तो
देखिए इसका सही आंसर है 1951 में, ठीक है, इसका डी वाला आंसर सही है। दोस्तों भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी वो 1951 में की गई थी और कब तक चली थी, 1956 तक चली थी, ठीक है, क्योंकि पंचवर्षीय योजना होती है 5 वर्ष तक चलती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला। देखिए 1950 में केवल योजना आयोग बनाया गया था, ठीक है, जो योजनाएं शुरू की गई थी वो 1951 से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तिब्बत से आने वाली सतलज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तिब्बत से आने वाली सतलज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? ए ऑप्शन है बारालाचा दर्रा, बी ऑप्शन है रोहतांग दर्रा, सी ऑप्शन है बनिहाल दर्रा और इसका डी ऑप्शन है आपका शिपकिला दर्रा। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई, कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। तिब्बत से आने वाली सतलज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कमेंट्स बॉक्स में, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। लगभग सही भी के जवाब सही आ रहे हैं। तिब्बत से आने वाली सतलज नदी, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। देखिए इसका सही आंसर है वो डी वाला आंसर सही है, शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। तो किस दर्रे से प्रवेश करती है भाई? शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई। ए ऑप्शन है कृषि का विकास, बी ऑप्शन है औद्योगिक विकास, सी ऑप्शन है आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता और डी ऑप्शन है गरीबी उन्मूलन। जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था, यानी मुख्य विषय क्या था? देखिए पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? 1951 में शुरू की गई थी भाई। तो इसका लक्ष्य रखा गया था भाई, क्या था इसका लक्ष्य? जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए भाई, जो अभी तक ऑनलाइन क्लास में नहीं आए हैं वो भी आ जाएंगे और जो चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए इसका सही आंसर है ए वाला आंसर इसका सही है, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है, कृषि के विकास पर ध्यान दिया गया था। इसका ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ए ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है कोलकाता, डी ऑप्शन है अहमदाबाद। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद। जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए भाई अपने अपने, बहुत ही आसान है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला, ठीक है। मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है भाई? मुंबई में, ठीक है, ठीक है भाई। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ए वाला। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। देखिए आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी भाई? 1934 के एक्ट के द्वारा की गई थी, ठीक है। आरबीआई की स्थापना कब है भाई? स्थापना कब है? 1935 में। स्थापना कब है? 1935 में। और राष्ट्रीयकरण कब है इसका? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया भाई? 1949 में किया गया है, ठीक है। और देखिए एक क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 में किया गया था, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? ए ऑप्शन है 1881, बी ऑप्शन है 1894, सी ऑप्शन है 1898 और डी ऑप्शन है 1899। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1881, 1894, 1898 और डी ऑप्शन है 1899। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई कमेंट बॉक्स में, बहुत ही आसान है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। कुछ अलग बता रहे हैं, कुछ के सही जवाब आ रहे हैं। तो देखिए इसका सही आंसर है ए वाला, 1881 में, ठीक है। 1881 में इसकी स्थापना हुई थी अवध कमर्शियल बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? ये मध्य प्रदेश पीसीएस में आया था भी क्वेश्चन, बहुत ही आसान। और उत्तराखंड के एग्जाम तो इसके बिना अधूरा है, हर दूसरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 50 ए, अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 49 ए
और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 52A। जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। जवाब भी आने शुरू हो गए भाई, बहुत होशियार हो गए भाई बच्चे, एकदम से जवाब दे रहे हैं इसका तो। गुड, वेरी गुड, लगभग सबके जवाब सही आ रहे हैं। देखिए इसका सही आंसर है बी वाला, सबके जवाब सही आ रहे थे 51A। ठीक है, जो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है भाग 4 के, ठीक है, भाग 4 के। और अनुच्छेद भी देखिए अंग्रेजी में अगर आएगा तो 51 का A, और अगर हिंदी में मालूम करेगा तो 51 का के। ठीक है, इस तरीके से मालूम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक और मैं बता दूं आपको, जब मूल संविधान बना था उस समय मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। ये कब जोड़े गए भाई? ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। तो प्रारंभ में कितने मौलिक कर्तव्य थे हमारे? 10 मौलिक कर्तव्य थे। वर्तमान में कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और जो 11वां हमारा मौलिक कर्तव्य है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना है। ठीक है, और यही हमारा मौलिक अधिकार भी है जिसका उल्लेख 21 के में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के मूल संविधान को कितने भागों में विभक्त किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट, भारतीय संविधान के मूल संविधान को कितने भागों में विभक्त किया गया था, यानी कि मूल संविधान को कितने भागों में बांटा गया था भाई? ए ऑप्शन है 18 भाग, बी ऑप्शन है 19 भाग, सी ऑप्शन है 20 भाग और डी ऑप्शन है 22 भाग। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। देखिए मूल संविधान यानी कि जो हमारा संविधान है, कब की बात चल रही है? 26 नवंबर 1949। ठीक है, कब की बात चल रही है भाई? 26 नवंबर 1949, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो कितने भागों में बांटा गया था? ठीक, और देखिए एक क्वेश्चन आता है कि हमने अपने संविधान को कब अपनाया था, तो अपनाने की बात आएगी। देखिए कब अपनाया था? अपनाया था भाई, कब अपनाया था? देखिए अपनाया था तो अपनाने की बात चलेगी। हमने अपने संविधान को कब अपनाया था? तो देखिए 26 नवंबर 1949 को हमने अपना संविधान अपनाया था। और लागू करने की बात चलेगी तो 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान पूरे भारत में लागू किया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अगर अपनाने की बात आती है तो 26 नवंबर 1949 और लागू करने की बात आती है तो 26 जनवरी 1950। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में इसका जवाब दीजिए भाई, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। तो देखिए इसका डी वाला आंसर सही है। ठीक है, तो मूल संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग थे। और अब वर्तमान में कितने हो चुके हैं? देखिए 25 प्लस में भाग हो चुके हैं। ठीक है, वर्तमान में कितने भाग हो सकते हैं? 25 प्लस, कहीं 26 भी आता है, कहीं 27 भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? ए ऑप्शन है वित्तीय आपातकाल, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय आपातकाल, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति शासन और डी ऑप्शन है संविधान संशोधन। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई कमेंट्स बॉक्स में। अनुच्छेद 356, ठीक है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। देखिए 356 की बात चल रही है। जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में आप जवाब देंगे कि आपात उपबंध। ठीक है, संविधान में आपात उपबंध, देखिए संविधान में आपात उपबंध का जो प्रावधान लिया गया, कहाँ से लिया गया भाई? जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, आपात उपबंध का जो प्रावधान लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। 356, लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं भाई। राष्ट्रपति शासन, सी वाला आंसर सही है। ठीक है, देखिए वित्तीय आपातकाल की बात करें तो अनुच्छेद 360, राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो 352 और राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं तो 356 और संविधान संशोधन की बात करें तो 368 में आता है। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में जवाब देंगे वही सभी, कमेंट्स बॉक्स में जवाब देंगे। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? सभी के सभी कमेंट्स बॉक्स में जवाब देंगे वही, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 और अनुच्छेद 355।
जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए भाई, ये तो पेपर लीक हो गया। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई, अब तो जवाब दे देंगे सभी। इसका सही आंसर वित्तीय आपातकाल, इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला, ठीक है। वित्तीय आपातकाल का जो प्रावधान है अनुच्छेद 360 में है, और वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक लागू नहीं हुआ है, ठीक है। अगर 352 की बात करें राष्ट्रीय आपातकाल, तो भारत में 3 बार लागू हो चुका है, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन तो लगभग भारत में लगते रहता है। सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो पंजाब में लगा था, ठीक है। सबसे पहला जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो कहाँ लगा था भाई, पंजाब में लगा था, 1951-52 में लगा था, ठीक है। भार्गव मंत्रिमंडल था उस समय। और सबसे कम समय के लिए वो जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो कहाँ लगा है भाई, उत्तराखंड में लगा है, ठीक है। कब लगा था ये, 27 मार्च 2016 को लगा था, ठीक है। 27 मार्च 2016 को लगा था, जो 11 मई और 2000 कब तक चला था भाई, 2016 तक, यानी कि 45 दिन। कितने दिन तक लगा था, 45 दिन के लिए लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, सी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। ये ऑप्शन है अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 371। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। और देखिए ये क्वेश्चन हिंदी की दृष्टि से भी है और ऑल ओवर जीएस की दृष्टि से भी और पॉलिटी से भी है, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों को अपने इन्वाइट करें। 50 क्वेश्चन मिलते हैं, ऑनलाइन क्लास है आपकी, आपके जवाब बहुत अच्छे मिलते हैं, सबके जवाब लगभग सही होते हैं, जिससे पता चलता है आप भी काफ़ी अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। तो देखिए इसका सही आंसर है, लगभग सभी के आंसर सही आ रहे हैं इसमें। देखिए इसका बी वाला आंसर सही है, ठीक है। 343 में क्या कहा गया है, भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी, और जो अंकों का आकार होगा वो अंतर्राष्ट्रीय होगा, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 1 2 3 वाला जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU के ALU में डैश होते हैं। कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया भाई, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। CPU के ALU में होते हैं। ए ऑप्शन है रजिस्टर, बी ऑप्शन है रैम स्पेस, सी ऑप्शन है सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस, डी ऑप्शन है बाइट स्पेस। जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए भाई, बहुत आसान है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। कुछ अलग बता रहे हैं, कुछ रैम पे जा रहे हैं। CPU के ALU में होते हैं, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। इसका ए वाला आंसर सही है, रजिस्टर होते हैं भाई, ठीक है। रजिस्टर होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, यानी कि 16 जो महाजनपद हैं, 16 महाजनपदों की जो जानकारी मिलती है वो हमें कहाँ से मिलती है। ए ऑप्शन है महाभारत में, बी ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय में, सी ऑप्शन है छंदोग्य उपनिषद में, और डी ऑप्शन है संयुक्त निकाय में। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कमेंट्स बॉक्स में। 16 महाजनपदों की जो सूचना मिलती है, सूची उपलब्ध है, या 16 महाजनपदों की जो जानकारी मिलती है हमें कहाँ से मिलती है, जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। देखिए 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा था वो कौन सा था भाई, मगध था, ठीक है। मगध साम्राज्य में देखिए पितृहंतक वंश, हर्यक वंश, ठीक है, जिसके संस्थापक थे बिंबिसार। जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए भाई, बहुत आसान है। तो 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। देखिए इसका सही आंसर है बी वाला, अंगुत्तर निकाय से मिलती है भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉपी में ऐड कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। 16 महाजनपदों की जो सूचना मिलती है, जानकारी मिलती है, वो अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ये एक जो बौद्ध है ना, बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध ग्रंथ है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। ए ऑप्शन महापद्म नंद, बी ऑप्शन है घनानंद, सी ऑप्शन है कालाशोक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भी कमेंट्स बॉक्स में। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, ठीक है। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था उस समय नंद वंश भी था।
ठीक है। तो एक कारण ये भी बताया जाता है कि सिकंदर की सेना ने जब ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था तो वहाँ पर नंद वंश का कहर था ज़्यादा, ठीक है। तो नंदों की विशाल सेना की वजह से सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। और दूसरा कारण ये भी होता है कि जलवायु परिवर्तन और लगातार युद्ध की स्थिति के कारण उन्होंने आगे बढ़ने से मना कर दिया था। जल्दी बताइए भाई, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी? कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए जल्दी। ठीक है, इसका सही आंसर है बी वाला, घनानंद। ठीक है, घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, इसका जवाब तो लगभग सभी को पता होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ए ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, बी ऑप्शन नरेंद्र मोदी, सी ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। देखिए, यूएनओ की जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी भाई। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए भाई अपने अपने। और इसका वर्तमान में जो सदस्य देश हैं वो 193 सदस्य देश हैं। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है भाई? इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। इसके जो यूएनओ है, यूएनओ के कितने अंग होते हैं भाई? यूएनओ के 6 अंग हैं। बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। लगभग कुछ के जवाब और कुछ नरेंद्र मोदी पे भी गए, और अच्छा ये सही है भाई। देखिए, इसका सही आंसर है सी वाला। ठीक है, यूएनओ में सबसे पहले हिंदी में जो भाषण दिया था वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ को यानी कि यूएनओ को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1999, बी ऑप्शन है 1996, सी ऑप्शन है 2001, डी ऑप्शन है 2020 में। शांति का नोबेल पुरस्कार भाई कब मिला था यूएनओ को? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कमेंट्स बॉक्स में। ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है ये। 2001 में इसे क्या मिला था भाई? देखिए, सी वाला आंसर का सही है, 2001 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था इसे, यूएनओ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? मोहनजोदड़ो की खुदाई कब की गई थी भाई? ए ऑप्शन है 1920, बी ऑप्शन है 1919, सी ऑप्शन है 1921 और डी ऑप्शन है 1922। मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ है अभी वर्तमान में? पाकिस्तान में है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो को मृतकों की टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो क्या कहा जाता है भाई? मृतकों का टीला भी कहा जाता है, क्योंकि जिस टाइम इसकी खुदाई की गई थी तो उस समय कंकालों का एक टीला सा बन गया था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला भी कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था मोहनजोदड़ो, और 6 बड़े नगरों में से एक था। ठीक है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई कमेंट्स बॉक्स में। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ था? लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं। देखिए, इसका सही आंसर है डी वाला, 1922 में। ठीक है, देखिए 1921 में हड़प्पा, 1921 में किसकी खुदाई की गई थी? हड़प्पा की गई थी। हड़प्पा किस नदी पर है? रावी नदी पर है। ठीक है, और ये जो मोहनजोदड़ो था ये किस नदी पर था भाई? सिंधु नदी पर था। ठीक है, कौन सी नदी पर? सिंधु नदी पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कमेंट्स बॉक्स में। सिंधु, बी ऑप्शन है मेसोपोटामिया, सी ऑप्शन है मिस्र और डी ऑप्शन है फारसी। देखिए, क्वेश्चन तो पिछली वीडियो में भी मालूम किया गया था। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को दिया जाता है? तो सिंधु सभ्यता को दिया जाता है। ठीक है, इसका ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मांडा नगर किस नदी पर स्थित था? जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। मांडा नगर किस नदी पर स्थित था? मांडा नगर किस नदी पर स्थित था भाई? जल्दी जवाब दीजिए। ए ऑप्शन है सिंधु पर, बी ऑप्शन है सतलज पर, सी ऑप्शन है चिनाब पर और डी ऑप्शन है झेलम पर। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, मांडा जो नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल था, जो जम्मू कश्मीर में था, और ये किस नदी पर था? चिनाब नदी पर था। ठीक है, मांडा क्या है? देखिए, मांडा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल था मांडा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये तो सबसे उत्तरी कौन सा हो गया भाई? मांडा था। सबसे पूर्वी कौन सा था भाई? आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। नीचे कौन सा था भाई? दाइमाबाद। ठीक है, महाराष्ट्र में दाइमाबाद था। और सबसे पश्चिम में जो स्थल था वो सुतकांगी डोर था, जो पाकिस्तान था। ठीक है,
और सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था वो कैसा था भाई, त्रिभुजाकार है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी है। ए ऑप्शन है अल्मोड़ा में, बी ऑप्शन है चमोली में, सी ऑप्शन है उत्तरकाशी में और डी ऑप्शन है पिथौरागढ़ में। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी स्थित है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, उत्तराखंड में रिपीट हुआ है कई बार। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। इसका सही आंसर है डी वाला, पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। ए ऑप्शन है विश्वनाथ, बी ऑप्शन है केदारनाथ, सी ऑप्शन है तुंगनाथ और डी ऑप्शन है मध्य महेश्वर नाथ। जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। उत्तराखंड में सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर। देखिए अगर हम बात करते हैं इसमें, देखिए एक ऑप्शन है आपका, इसमें कुछ लोग बी बता रहे हैं केदारनाथ। देखिए उत्तराखंड में 4 धामों की बात चलती है, उसमें सबसे ऊंचाई पर है केदारनाथ। ठीक है, लेकिन बात चल रही है राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर मंदिर कौन सा है, तो वह है तुंगनाथ। इसका सी वाला आंसर सही है। ठीक है, सी वाला आंसर इसका सही है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है, तुंगनाथ मंदिर है। ठीक है, और तुंगनाथ मंदिर, जो तुंगनाथ मंदिर है कहाँ पर भाई, रुद्रप्रयाग में ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है। ए ऑप्शन है द्वाराहाट, बी ऑप्शन है डोडीहाट, सी ऑप्शन है बाड़ाहाट और डी ऑप्शन है यमकेश्वर। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम, तो उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है भाई, कमेंट्स बॉक्स में जवाब भी आने शुरू हो गए भाई। सही है, सही है, गुड, वेरी गुड। आसान क्वेश्चन है, लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं। तो इसका सी वाला आंसर सही है, बाड़ाहाट। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है भाई, बाड़ाहाट। उत्तरकाशी का क्षेत्रफल कितना है भाई, 80-30। ठीक है, और स्थापना कब है, 24 फरवरी 1960। ठीक है, और देखिए सभी कमेंट्स बॉक्स में जवाब देंगे। उत्तरकाशी से वर्तमान में एससी सीट से विधायक कौन है भाई, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इतने हम। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांशतः मृदा का मान पीएच मान होता है। ये क्वेश्चन भाई बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांशतः मृदा का पीएच मान है। ए ऑप्शन है 4.5 से कम, बी ऑप्शन है 4.5 एवं 5.0 मध्य, सी ऑप्शन है 5.5 एवं 6.5 मध्य, डी ऑप्शन है 7.0 एवं 7.5 के मध्य। जल्दी जवाब दीजिए भाई। जो पर्वतीय क्षेत्र की अधिकांशतः मृदा है, यानी कि उत्तराखंड का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसकी जो मृदा है उसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है भाई, पीएच मान कितना होता है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। उत्तराखंड क्लर्क 2011 में क्वेश्चन आया था और 2016 में आया था, पर्यवेक्षक में भी ये क्वेश्चन आया था, और इस बार जो भी आपका एग्जाम होने वाला है उसमें क्वेश्चन मिलेगा आपको। बताइए पर्वतीय क्षेत्र की अधिकांशतः मृदा का पीएच मान कितना होता है, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। इसका सही आंसर है सी वाला। ठीक है, देखिए पीएच मान कितना होता है इसका, 5.5 से 6.5 तक होता है। ठीक है, तो इसका सी वाला आंसर सही है। स्क्रीनशॉट ले लेना क्वेश्चन का या कॉपी में ऐड कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य में उत्पादित मंडुआ यानी कि कोदा, जिसे हम बोलते हैं मोटा अनाज, का निर्यात किया जाता है। यानी कि उत्तराखंड में जो उत्पादित मंडुआ अनाज है या कोदा अनाज है या मोटा अनाज है उसका जो निर्यात किया जाता है वो किस देश के साथ किया जाता है। ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है ब्रिटेन और डी ऑप्शन है सिंगापुर। जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए भाई, बहुत ही आसान है, जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा, बताइए कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर है बी वाला, जापान। ठीक है, उत्तराखंड में मंडुआ अनाज का जो निर्यात किया जाता है वो जापान के साथ किया जाता है। बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है। ए ऑप्शन है हरिद्वार में, बी ऑप्शन है नैनीताल में, सी ऑप्शन है देहरादून में और डी ऑप्शन है उधम सिंह नगर में। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भी कमेंट बॉक्स में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है, तो इसका सही आंसर है, जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए, वो तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए इसका डी वाला आंसर सही है, उधम सिंह नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में किस प्रकार के रेशम उत्पादन होता है। आपको बताना है भाई राज्य में किस प्रकार के रेशम उत्पादन होता है, यानी कि जो हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड में किस प्रकार का रेशम उत्पादन होता है। ए ऑप्शन है मलबरी प्रकार का, बी ऑप्शन है टर्सर प्रकार का, सी ऑप्शन है मूंगा प्रकार का और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी।
देखिए ये तीनों के तीनों क्या हैं, रेशम के प्रकार हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई, उत्तराखंड में कौन से प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है? जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। कुछ का अलग पूछ रहा है, कुछ सही बता रहे हैं इसका, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। स्वागत है भाई आपका ये मेरी ऑनलाइन क्लास में। और जो चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोज़ आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं उत्तराखंड पेपर पर आधारित। तो इसका डी वाला आंसर सही है। ठीक है, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की सबसे पुरानी नहर है जो 1854 में बनाई गई थी। ठीक है, राज्य की सबसे पुरानी नहर है। ए ऑप्शन है ऊपरी गंग नहर, बी ऑप्शन है पूर्वी गंगा नहर, सी ऑप्शन है रामगंगा नहर और डी ऑप्शन है शारदा नहर। जल्दी जवाब दीजिए भाई, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जबकि जवाब भी सही आने लगे हैं। इसका सही आंसर बताइए जल्दी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ये वाला, ऊपरी गंग नहर। ठीक है, ऊपरी गंग नहर जो है वो उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? राज्य में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है लाल कुआं में, बी ऑप्शन है खटीमा में, सी ऑप्शन है हरिद्वार में और डी ऑप्शन है चक्राता में। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। राज्य में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? बताइए भाई जल्दी जल्दी। कुछ के आंसर सही आ रहे हैं इसमें। राज्य में कागज का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है, देखिए इसका ये वाला आंसर सही है, लाल कुआं। ठीक है, कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है भाई? लाल कुएं में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल है। देखिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भी जल्दी जल्दी। ए ऑप्शन है रुड़की में, बी ऑप्शन है रुद्रपुर में, सी ऑप्शन है काशीपुर में और डी ऑप्शन है सितारगंज में। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर अभी देखिए सी वाला। ठीक है, लगभग सही सभी के आंसर सही आ रहे थे, सी वाला आंसर इसका सही है। ठीक है, काशीपुर में है भाई, राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ है? काशीपुर में स्थित है। ठीक है, तो देखिए काशीपुर से कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि डिजाइन सेंटर कहाँ स्थित है? काशीपुर में है। द्रोणा सागर, गिरिताल, खोखरा मंदिर, उज्जैन मंदिर, बाल सुंदरी देवी का मंदिर, ये क्वेश्चन ही रिपीट होते रहे, सबके सब कहाँ है भाई? काशीपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में शिल्प पार्क की स्थापना की जा रही है। बताइए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, शिल्प पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है राज्य में? ए ऑप्शन है रुद्रपुर में, बी ऑप्शन है देहरादून में, सी ऑप्शन है रुड़की में, डी ऑप्शन है हल्द्वानी में। बताइए भाई जल्दी जल्दी, शिल्प पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भाई बी वाला, देहरादून में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना कब शुरू की गई थी? राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108 कब शुरू की गई थी भाई? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा यानी कि जिसे हम बोलते हैं 108, जब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, अब 112 ही कर दिया गया है। ठीक है, चिकित्सा सेवा का भी 108 सेवा कब शुरू की गई थी भाई उत्तराखंड में? ए ऑप्शन है 2005 में, बी ऑप्शन है 2007 में, सी ऑप्शन है 2008 में और डी ऑप्शन है 2010 में। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई, 108 सेवा कब शुरू की गई थी? तो देखिए इसका सही आंसर है सी वाला, 108 सेवा 2008 में ही शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड की महिलाएं एक आभूषण जिसे तिलहरी कहते हैं पहनती हैं। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। ए ऑप्शन है नाक में, बी ऑप्शन है पाँव में, सी ऑप्शन है गले में और डी ऑप्शन है हाथों में। उत्तराखंड की महिलाएं एक आभूषण जिसे तिलहरी कहते हैं पहनती हैं। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। आभूषण से तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल नहीं है, और वो मिलता जरूर है, कोई सा भी हो सकता है। लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं। लाइव क्लास में आपका स्वागत है, जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। ठीक है, तिलहरी, देखिए तिलहरी गले में पहना जाने वाला आभूषण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर हिमनद है, यानी कि कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर, कुमाऊं का भाई साहब बताना है आपको सबको। ठीक है, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर यानी हिमनद कौन सा है? ए ऑप्शन है मिलन, बी ऑप्शन है कफनी, सी ऑप्शन है पिंडारी, डी ऑप्शन है सुंदरडुंगा। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भी कमेंट्स बॉक्स में, जल्दी जल्दी। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर हिमनद है।
लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर। देखिए इसका सही आंसर है ए वाला, ठीक है। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? मिलन ग्लेशियर। और उत्तराखंड की बात आ जाती है तो गंगोत्री ग्लेशियर है, ठीक है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है भाई? वो गंगोत्री ग्लेशियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं? ए ऑप्शन है हरिद्वार, बी ऑप्शन है उधम सिंह नगर, सी ऑप्शन है देहरादून और डी ऑप्शन है पौड़ी। बताइए भाई किस जिले में सबसे ज़्यादा गांव हैं? जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। उत्तराखंड के किस जिले में सबसे ज़्यादा गांव हैं? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं यहाँ पर। अरे इसका सही जवाब हो जाएगा भाई जल्दी। अरे ये डी वाला आंसर सही है इसका, ठीक है। पौड़ी में सबसे ज़्यादा गाँव हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेमकुंड झील घिरी हुई है। हेमकुंड झील घिरी हुई है। ए ऑप्शन है 5 पर्वतों से, बी ऑप्शन है 7 पर्वतों से, सी ऑप्शन है 8 पर्वतों से और डी ऑप्शन है 9 पर्वतों से। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हेमकुंड झील चमोली में स्थित है। बताइए भाई कितनी पहाड़ी से घिरी है ये? जल्दी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए। लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं। देखिए रोज़ आपकी क्लास चलती है जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें और जो चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उत्तराखंड के पेपर पर आधारित ये क्वेश्चन होते हैं जिसमें हिंदी उत्तराखंड और ऑल ओवर जीके होता है। कंप्यूटर के भी क्वेश्चन होते हैं। सेम आपके उत्तराखंड के एग्ज़ाम पेपर के आधार पर बनाया गया है, जिस तरीके से एग्जामिनर मालूम करता है। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक करें। तो देखिए इसका सही आंसर बी वाला हो जाएगा, ठीक है। हेमकुंड झील कितनी पहाड़ी से घिरी है भाई? 7 पहाड़ियों से घिरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में मताधिकार की आयु कौन से संविधान संशोधन के बाद 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। ए ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन, 45वें संविधान संशोधन, सी ऑप्शन है 58वें संविधान संशोधन और डी ऑप्शन है 61वें संविधान संशोधन। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। भारत के संविधान में मताधिकार की आयु कौन से संविधान संशोधन के बाद 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई भाई? देखिए पहले जो मतदान करने की आयु थी वो 21 वर्ष का व्यक्ति ही मतदान कर सकता था, वोट डाल सकता था, लेकिन इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। अब भारत में 18 वर्ष की आयु का व्यक्ति वोट डाल सकता है, ठीक है। तो बताइए जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसमें 21 से आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी थी? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई कमेंट्स बॉक्स में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेना या कॉपी में ऐड कर लेना, इसे कई बार एग्जाम में आ चुका है। देखिए इसका सही आंसर है डी वाला, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, ठीक है। 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था जिसके द्वारा आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिबा बाबनी के रचनाकार हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई, ये पीछे भी हमने भी किया था आंसर में, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो गया भूषण, ठीक है। कौन थे भाई? भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? बताइए भाई भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? ए ऑप्शन है बनिहाल दर्रा, बी ऑप्शन है सिपकिला दर्रा, डी ऑप्शन है बुर्जिल दर्रा और डी ऑप्शन है काराकोरम दर्रा। बताइए भाई इस भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो इसका जवाब कमेंट्स बॉक्स में दे दीजिए जल्दी जल्दी। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है वही क्वेश्चन, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। इसका सही आंसर है काराकोरम, ठीक है। डी वाला आंसर। लगभग सभी के जवाब सही आ रहे थे, ठीक है। ये थे दोस्तों 50 टॉप क्वेश्चन जो उत्तराखंड के एग्ज़ाम में आते हैं। और वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत रहा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। कल भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे और देखिए एक आपको ऑनलाइन क्लास चलेगी जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन में आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, आपको जवाब देना है जल्दी जल्दी। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं और 100 क्वेश्चन की वीडियो होगी, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहें और जो चैनल पे पहली बार है वो